डियर एस्पिरेंट मनोम एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात बजट स्टेटमेंट 2022-23। आप सभी को पता ही है कि गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट था। इसके बाद क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होंगे। इसलिए कई सारे जगह आपने देखे होंगे हेडलाइन लगाते हैं लोग कि ये चुनावी बजट होता है। किसी की भी सरकार हो, थोड़ा सा लोक लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आपके लिए एक लोक लुभावना सा ऑफर दिया है सरकार, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। सरकार ने कहा है कि 2 लाख न्यू गवर्नमेंट जॉब वो प्रोड्यूस करेंगे। टोटल जॉब उन्होंने क्लेम किया है कि अगले 5 साल में हम 22 लाख जॉब लेके आने वाले हैं, जिसमें 2 लाख गवर्नमेंट जॉब होगी। अपने जो स्पीच दे रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 5 ईयर में हम लोगों ने 1 लाख गवर्नमेंट जॉब भी दिए हैं। ये सब उनका क्लेम है। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि ये भी क्लेम है कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम 2 लाख जॉब देने वाले हैं। तो अगर 2 लाख जॉब देते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं और यहाँ पे बेसिक एलोकेशन है। तो इस पूरे वीडियो में जो गुजरात गवर्नमेंट के आप कह सकते हो बजट के हाइलाइट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ MCQ भी होंगे ताकि आप खुद को टेस्ट भी कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस वीडियो के PDF के लिए, या फिर मैं एक और PDF शेयर करूँगा जो बेसिकली मंत्री साहब का बजटरी स्पीच था, उसकी PDF है, वो भी शेयर कर दूंगा, आप उसको भी रीड आउट कर पाओगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि हम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं तो कुछ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स आएंगे। आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में ना आए। जब समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देखने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा और ना ही आपकी लर्निंग इम्प्रूव होने वाली है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, 2 मिनट में समझ लेंगे। तो कुल 4 चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, RR क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये 4 चीज़ें आपको समझना है। ये मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँगा। मान लेते हैं कि एक किसान है, किसान के पास कुछ ज़मीन है और ये किसान इस पे खेती करता है, अनाज उगाता है और अनाज बेचता है, मतलब फ़ायदे में रहता है वो। हालांकि किसान घाटे में भी जा सकता है, बट अभी के लिए जूम करके चल रहे हैं आइडियल कंडीशन कि ये किसान फ़ायदा कमा रहा है और इस पे खेती करके कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेट करता है ना, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। अब ऐसे और भी सोर्स हो सकते हैं किसान के अर्निंग का। सपोज कर लीजिए कि उसके पास एक सुंदर सी कन्या है जो पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है। अब आप कहोगे ये कन्या इससे मैच तो कर नहीं रही भैया। तो मान लो ना कि इसने किसी फॉरेनर से शादी कर लिया होगा और सुंदर कन्या, गोरी कन्या पैदा होगी, फेयर कलर की। अब ये इंजीनियरिंग कर रही है, जॉब लगी हुई है, ये भी कुछ पैसा कमा रही होगी और अपने पापा को देगी। तो अपने पापा को जो देगी ये भी एक तरह का क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है। अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स आ रहे हैं, अब इसका किसान करेगा क्या, कहीं खर्चा करेगा। अब मान लीजिए इसके पास 2-4 नाती पोते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में, परिवार के हेल्थ में, खाने पीने में, घर बनाने में, या फिर कोई आवारा बेटा है उसको पालने में, जहाँ भी खर्चा करना होगा, जहाँ भी ज़रूरत होगा उस तरीके से किसान खर्च करेगा ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो 2 टर्म हमने देख लिया, एक देख लिया रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा देख लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तीसरा टर्म होता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, मान लीजिए किसान को जरूरत पड़ गई और उसके पास पैसे नहीं हैं। अब वो बैंक चला जाता है, बैंक से लोन लेता है। क्या लेता है, बैंक से लोन लेता है। ठीक है। लोन लेगा तो लोन उसको रीपे करना पड़ेगा। तो जो चीज आपकी नहीं है, आपने लिया है, कल उसको देना है, उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं ना। उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। मतलब ऐसी अर्निंग इन द सेंस कि देखो किसान लोन लेगा तो उसके पास पैसे तो आएंगे ना। तो ऐसे पैसा या फिर ऐसी अर्निंग जो आपके एसेट्स या फिर आपके लायबिलिटी को चेंज कर देती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। ठीक है। अब ये एसेट्स को कैसे चेंज करेगी, जैसे किसान के पास जो खेत है, इस खेत को हम क्या कहते हैं, खेत को एक तरह से एसेट्स ही कहते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे आप खेती ना भी कर रहे होगे और कल को जरूरत पड़ी, आप अपनी जमीन बेच दोगे तो आपके पास पैसा तो आएगा ना। बट पैसा वो कैसे आया,
आपके पास खेत के रूप में एक एसेट था, आपने उसको बेच दिया, तो ये आपका चेंज हो गया ना, एसेट आपका बिक गया। कल आपका बेटा नहीं बेच के उससे पैसा कमा पाएगा ना। तो ऐसी रिसीट्स या फिर ऐसी अर्निंग जो आपके लायबिलिटी या एसेट्स को चेंज कर देती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो यहां पे किसान अगर अपना खेत बेच के पैसा कमाता है या फिर बैंक से लोन लेता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब जरूरी तो नहीं कि किसान मजबूरी में अपना खेत बेच दिया, लोन ले लिया तो उसको घाटा ही होगा। मान लीजिए लोन लेके क्या किया उसने, कहीं पे बिजनेस डाल दिया और उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या फिर खेत की ज़मीन बेचा, कहीं जाके दुकान खोल दिए या कुछ और कर लिए, या बेटा को पढ़ाया, उसकी बाद में नौकरी लग गई। तो अच्छी चीज़ के लिए भी बेचा जा सकता है, खराब चीज़ के लिए भी बेचा जा सकता है ना। तो यहां से जो कैपिटल रिसीट्स है उसको जहां पे हम खर्च करते हैं ना, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल बेच के या लाइबिलिटी लेके जो पैसा आया है उसको जो जिस मद में हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चार चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आपको गुजरात सरकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ रहा है। इसमें भी 2-3 चीजें नई नजर आ रही हैं, 3 चीजें बेसिकली नई नजर आ रही हैं। एक है कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो इससे पहले जो भी हमने किसान की अर्निंग डिस्कस किया ना, जैसे उसके पास रेवेन्यू रिसीट्स आ रहा था, कैपिटल रिसीट्स आ रहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन सबको एक तरह से मान लीजिए हम कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको कहा गया है कि आप 3 टाइप के फंड कलेक्ट करेंगे। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड, जिसके बारे में इससे पहले हमने बात किया, रेवेन्यू रिसीट्स का, कैपिटल रिसीट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सबको मिला के बनता है कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो गवर्नमेंट के पास होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड। एक होता है कंटीजेंसी फंड, गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी के लिए रखा गया होता है। हालांकि इनडायरेक्टली ये आता ही है कॉन्सोलिडेटेड फंड से, क्योंकि और कोई अर्निंग का सोर्स तो है नहीं गवर्नमेंट का, और कहां से लाएगी। चाहे किसान को और पैसा लाना हो तो कहां से लाएगा। देखो सारे हमने सोर्स तो देख लिए, चाहे वो अपना खेत बेचे, चाहे बैंक से लोन ले, चाहे उसका बेटा कमाए, चाहे खेती में उगाए, और कहां से पैसा वो ला सकता है। वैसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या तो टैक्स से पैसे लाएगी या तो अपना एसेट बेच के पैसे लाएगी। तो एसेट बेच के पैसे लाई तो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया, टैक्स से पैसे लाई तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया। तो उसके अलावा और कहीं से पैसे तो आएंगे नहीं। बट इसी कंसोलिडेटेड फंड से कुछ फंड एलोकेट कर दिया जाता है इमरजेंसी के लिए। अब आप कहोगे कि कंसोलिडेटेड फंड है तो इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। जैसे जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, अगर यहां से गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको स्टेट लेजिस्लेटिव से, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको इंडियन पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमको इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है, तब उसको मिलेगा। अब मान लीजिए कहीं पे इमरजेंसी आ गई, कहीं पे फ्लड आ गया, कोरोना जैसी बीमारी आ गई, या कहीं पे और कोई प्रॉब्लम आ गया, तूफान आ गया, और लोगों को इमीडिएट इमरजेंसी केस में पैसे चाहिए, या फिर उनको कोई फैसिलिटी देना है सरकार को, तो कैसे देगी सरकार। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि उस समय पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव फंक्शन में नहीं है, तो सरकार इमरजेंसी में बुलाएगी मीटिंग और फिर वहां पे सेशन होगा, डिस्कस करेंगे। भाई इतने के लिए टाइम ही नहीं है। तो सरकार अलग से कुछ कंटीजेंसी फंड रखती है इमरजेंसी केस के लिए। इसके लिए सरकार को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि किस फंड के लिए, किस फंड के यूज के लिए सरकार को स्टेट लेजिस्लेटिव या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से परमिशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है आपका पब्लिक अकाउंट का फंड। मतलब आपने जैसे सेविंग अकाउंट खोला, आपके पास ईपीएफ है, पीपीएफ है, आपने इंश्योरेंस ले रखे हैं, इसके लिए आपने पैसे पे किए होंगे। वो पैसा किसके पास रहता है? वो पैसा सरकार के पास रहता है। सरकार उसका भी यूज कर लेती है। बट आप सोच के देखो कि अगर कल आपको जरूरत पड़ गई किसी काम के लिए इमरजेंसी में, और आप सरकार से कह रहे हो भैया मेरा पैसा दे दो, तो सरकार ये तो नहीं कहेगी कि भैया अभी जो हमारा पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव है वो फंक्शन में नहीं है, मानसून सेशन आगे आ रहा है तो हम परमिशन ले लेंगे उसके बाद दे देंगे। ऐसा तो नहीं कह सकती सरकार। आप कहोगे कि हटो, हमने पैसा दिया था, हमको अभी चाहिए। तो इस केस में पब्लिक जो अकाउंट फंड होता है, इसके लिए भी सरकार को यहां से पैसे निकालने के लिए सरकार को किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। मतलब कंटीजेंसी फंड है, पब्लिक फंड है, यहां से पैसे लेना है तो सरकार किसी से परमिशन नहीं लेगी। बट कंसोलिडेटेड फंड है तो सरकार को पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव से स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बजट को डिस्कस करते हैं गुजरात के पर्सपेक्टिव से। इतनी चीजें हमारी जनरल थी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स का। कितना है रेवेन्यू रिसीट्स, यहां पे मेंशन कर रखा है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा
कि रेवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स होते हैं जो सरकार के एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि किसान के केस में मैंने बताया था। तो कहां से पैसे आ रहे होंगे भाई सरकार की? सरकार टैक्स लगा रही होगी, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स लगा रही होगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही होगी, कहीं पे सरकार सर्विस बेच रही होगी, कहीं पे सर्विस टैक्स लगा रही होगी, कहीं पे बैट लगा रही होगी, कहीं पे मतलब ऐसे बहुत सारे चीजें हैं ना, पीएसयूज होंगे गवर्नमेंट के, वो कमा रहे होंगे। तो इन सबसे जो अर्निंग होती है, जो सरकार के एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और गुजरात गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब सरकार इतना सारा पैसा कमाया भाई, तो खर्च भी तो करेगी। आपकी उम्मीद भी तो होगी कि सरकार को हमने टैक्स दिया है तो सरकार हॉस्पिटल बनाए, सरकार स्कूल बनाए, सरकार स्वच्छ पानी दे, सरकार बिजली प्रोवाइड करे, सरकार दुनिया भर की सब्सिडी देती है, सरकार जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी देती है। तो इन सब में सरकार का पैसा तो खर्च होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब सरकार का जो गुजरात गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहां पे मेंशन कर रखा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहां से हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन सा स्टेट डेवलप हो रहा है, या फिर देश की बात कर रहे हैं तो कौन सा देश डेवलप हो रहा है। अब सोच के देखो कि अगर किसी की कमाई ज्यादा है उसके खर्च से, तो आदमी ठीक है या खराब है? अच्छा है ना भाई, उसके पास पैसे बच रहे हैं, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, वो अपना एसेट बना सकता है। किसान के केस में देखें, अगर किसान की अर्निंग ज्यादा है, खर्चा कम है, तो अच्छी बात है। उसी तरीके से गवर्नमेंट की केस में देखते हैं, अगर गवर्नमेंट की अर्निंग ज्यादा है, खर्च कम है, तो यहां पे आता है रेवेन्यू सरप्लस। अगर किसी भी सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वहां पे रेवेन्यू सरप्लस है, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि वो स्टेट फ्लरिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाई लोग पैसे कमा रहे होंगे तभी तो टैक्स दे रहे होंगे, लोग पैसे कमा रहे होंगे तभी तो अनाज खरीद के खा रहे होंगे, जिसपे वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होंगे, दूसरी जगह एक्सपेंड कर रहे होंगे जिससे सरकार को टैक्स जा रहा होगा, कमा रहे होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा होगा, मतलब इंडस्ट्री वहां पे बढ़ रही होंगी। और सरकार का एक्सपेंडिचर कम है, सरकार का एक्सपेंडिचर कम है मतलब जो सरकार के लिए दूसरी फैसिलिटीज देनी है उसमें खर्चा कम है, मतलब ठीक है, लोग वहां पे, लोगों की एवरेज इनकम अच्छी है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी है या दूसरी जगह पे खर्चा नहीं है। इन शॉर्ट सरकार की कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है, तभी वहां पे रेवेन्यू सरप्लस आया है। अगर कहीं पे रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उस स्टेट के लोग गरीब होंगे, सरकार को ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स चलाने पड़ रहे होंगे, सरकार का खर्चा बढ़ गया होगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो रहा होगा क्योंकि लोगों की कमाई कम होगी, सरकार की कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा, मतलब वहां पे कंपनियां नहीं होंगी। तो जिस भी गवर्नमेंट में आपको जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो कम दिखे और एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखे, मतलब देख लेना कि उस स्टेट की हालत ठीक नहीं होगी, मतलब खराब होगी। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि गुजरात की हालत ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। जैसे मैंने किसान के केस में कहा था कि वो बैंक से लोन ले ले, लायबिलिटी चेंज हो जाए, या फिर अपना खेत बेच दे। उसी तरीके से सरकार के पास भी एसेट्स होते हैं, सरकार भी लोन लेती है। सरकार अगर लोन ले लेती है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। सरकार कहीं से लोन ले लिया किस काम के लिए, या फिर सरकार ने पीएसयूज बेच दिए, सरकार ने बैंक बेच दिए, सरकार ने अपनी जमीन बेच दी, या कुछ भी ऐसा, कुछ कोई चीज गिरवी रख दिया सरकार ने, मतलब सरकार के पास कोई एसेट था उसको गिरवी रख दिया गया है, तो वहां से जो पैसे आते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर कोई गवर्नमेंट अपने फंड में यह दिखा रही है कि हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स ज्यादा है, तो वो सरकार अच्छी है कि खराब है? तो हम बहुत ही जनरल वे में कह सकते हैं कि खराब है। किसान अपना खेत बेच दे, वो अच्छा किसान कहलाएगा कि खराब कहलाएगा? खराब कहलाएगा ना। अगर कमाई करते तो एसेट बेचने की जरूरत क्यों पड़ती ना। तो अगर कहीं पे आप देखो, किसी भी सरकार के स्टेटमेंट में देखो कि अगर वहां पे कैपिटल रिसिप्ट्स ज्यादा हैं, इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, गवर्नमेंट का खर्चा निकल नहीं रहा है, इसलिए वो अपने एसेट्स बेच रहे हैं और लोन ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स, जो पैसे आए हैं उनको खर्च कर रहे हैं। अब हर बार हम ये नहीं कह सकते कि सरकार एसेट बेच रही है तो काम खराब ही कर रही है। जैसे कि किसान के केस में मैंने कहा था कि मान लो वो खेत बेच के अपने बेटे को पढ़ाए, कल बेटा उनका पैसा कमा के देगा, या खेत बेच के बिजनेस खोल दिए और बाद में पैसे कमा के वो खेत भी लिखा लिया, दूसरे और खेत भी रजिस्ट्री करवा लिए।
तो ऐसा काम भी हो सकता है कि मान लीजिए सरकार अपनी एसेट तो बेच रही है, मगर वो कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, कहीं पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, कहीं पे रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है, जो बाद में चल के सरकार को रिटर्न देंगे या फिर वहां के लोगों को रिटर्न देंगे। वहां पे रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो ये भी हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। दोनों चीजें हो सकती हैं, सरकार खराब भी हो सकती है, सरकार अच्छी भी हो सकती है। वो देखना पड़ेगा कि सरकार के पास जो कैपिटल रिसीट्स आ रहा है वो कहां पे खर्चा हो रहा है। तो अगर ये जो एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो कुछ टाइम के लिए बनाया गया, मतलब कुछ टाइम चले। जैसे कि सरकार ने कहीं पे बिल्डिंग बना दिया, तो ऐसे तो नहीं है कि बिल्डिंग तुरंत टूट जाएगी, सरकार यूज करेगी, उसके बाद दूसरी सरकार आएगी तो वो भी यूज कर सकती है, तीसरी सरकार आए वो भी यूज कर सकती है। सरकार ने कोई मशीन्स खोले हैं, सरकार ने कोई लैब लगाए हैं, सरकार ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, तो ऐसे में पैसा जो इन्वेस्ट करती है सरकार, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जिसका ड्यूरेशन होता है, लॉन्ग टाइम तक चलने की जगह पे होता है। तो अगर कोई सरकार जितना उसका कैपिटल रिसिप्ट्स है, मतलब बेच के या लोन लेके जितना पैसा वो लेके आए हैं, अगर उनका खर्चा ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सरकार ठीक काम कर रही है ना, मतलब कुछ कैपिटल या कुछ एसेट्स बना रही है जिसको आने वाली पीढ़ी यूज करेगी, तो कोई बुरी बात नहीं है। मगर कहीं पे आपको स्टेटमेंट में ऐसा नजर आ रहा है कि सरकार ने कैपिटल रिसीट्स किए हैं, बहुत पैसा कमाए हैं एसेट बेच के, बट कहीं पे नया एसेट्स क्रिएट नहीं किए हैं। इसका मतलब वो सरकार तो पूरी गई गुजरी है, मतलब उन्होंने तो काम खराब ही कर दिया, पैसा ले लिया, मतलब घोटालेबाज सरकार के श्रेणी में उसको आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि गुजरात सरकार ने इतने के एसेट रिसीप्ट किए हैं, मतलब उन्होंने बैंक से लोन लिए होंगे, अपने एसेट बेचे होंगे, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने खर्च किया है। बट यहां पे जब खर्च ज्यादा होगा और अर्निंग कम होगी तो एक डेफिसिट क्रिएट होगा। तो ये बेसिकली नेगेटिव डेफिसिट है, देखने में वो नेगेटिव डेफिसिट है, बट इनडायरेक्टली देखें तो वो ठीक है, मतलब कुछ एसेट्स बनाए गए हैं इसीलिए वो आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। अभी के लिए वो नेगेटिव नजर आ रहा है, बट वो फ्यूचर प्लानिंग की तरह है, बाद में वो फायदा देगा। तो यहां पे आपको नेगेटिव नजर आ रहा होगा कि गवर्नमेंट के पास कुछ कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है। तो ये सारा जो होता है कंसोलिडेटेड फंड में आता है। जैसे मैंने आपको कहा कंटीजेंसी फंड एज सच गवर्नमेंट ने एलोकेट किया नहीं है, ये डिपेंड करता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव पे कि उन्होंने कंटीजेंसी फंड में पैसा रखा है कि नहीं रखा है। जैसे भारत सरकार कोरोना आने के बाद उन्होंने कंटीजेंसी फंड का पैसा बढ़ा दिया कि भाई इमरजेंसी में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अब हम हर बार से ज्यादा पैसा कंटीजेंसी फंड में रखा करेंगे। वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव पे कि वो कितना पैसा कंटीजेंसी फंड में रखना चाहते हैं। पब्लिक अकाउंट फंड में देखो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के हिसाब से इतना पैसा है। अब ये सारा जो प्लस माइनस है, जैसे यहाँ पे सरप्लस आया था, यहाँ पे आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, तो ये दोनों कंसोलिडेटेड फंड के होंगे, दोनों जोड़ देंगे साइन के साथ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये पैसा यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये भी आपके पास मतलब ये टोटल नेगेटिव हो गया, आपके कंसोलिडेटेड फंड में ये कुछ है नहीं, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना हमारे पास सरप्लस हो जाएगा। तो ये जो अल्टीमेट सरप्लस है गवर्नमेंट के पास ये नजर आ रहा है, मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2022-23 वाली जो बजट है वहां पे हमारे पास 668 करोड़ रुपए क्या है, सरप्लस है। मतलब यहां पे गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा पैसे हैं, वो चाहें तो किसी दूसरे सब्सिडीज में या पब्लिक वेलफेयर में इसको खर्च कर सकते हैं। बट यहां पे आपको नजर आएगा कि ये जो सरप्लस आपको नजर आ रहा है, ये सरप्लस बेसिकली पब्लिक फंड वाला है, जो मैंने पहले आपको बताया था पब्लिक फंड की। अगर कल आप पैसा अपना मांगते हो तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, मतलब वो गवर्नमेंट के अर्निंग वाला पैसा नहीं है, मेन अर्निंग वाला पैसा ये है। अगर यहाँ पे ज्यादा सरप्लस है तो अच्छी बात है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कमा रही है, वहां के लोग कमा रहे हैं, लोग सुखी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ें पहले हमने डिस्कस किया है वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो इसलिए कि अगर आप भूल जाओ डिस्कशन को तो एक बार रीड आउट कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल @मनु एकेडमी में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। अब जो बजट है उसके थोड़े कुछ हाईलाइट्स भी पढ़ लेते हैं। तो टोटल गुजरात गवर्नमेंट की जो बजट है वो बेसिकली है 2,43,965 करोड़ रुपीज की। अपने जो बजटरी स्पीच है उसमें उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार बेसिकली आई गुजरात में 2000 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जो हमारा स्टेट जीडीपी है वो काफ़ी बढ़ गया है, पहले 1.5 लाख करोड़ का था, 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बहुत सारी बातें हुई हैं बट वो हमारे काम की नहीं है।
एक बात और इन्होंने कहा कि काफ़ी खुश होकर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हूँ कि जो लोअर अर्निंग ग्रुप है, बेसिकली जो 6,000 से 9,000 तक कमाते हैं या फिर 9,000 से 12,000 कमाने वाला इनकम ग्रुप है, उनके ऊपर भी प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है। इनके ऊपर लगाया जाता है महीने का 80 रुपया कट जाता है, और ये जो सैलरी है इसमें 150 रुपया कट जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये प्रोफेशनल टैक्स हम माफ़ कर देते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि अब आपके महीने में 1,500 रुपये, मतलब 150 रुपये, 1,500 नहीं 150 रुपये आप ज़्यादा बचाओगे, तो मतलब 1-2 पान ज़्यादा खा सकते हो। अब आप यहाँ पे तो आपको नजर आएगा कि महीने का 80 रुपया आपको बच रहा है, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि महीने का 150 रुपया बच रहा है। बट इसके लिए गवर्नमेंट को 198 करोड़ रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि 15 लाख लोगों से हम इतना पैसा नहीं लेंगे, तो कुछ इतना पैसा हमारा खर्च होगा। तो वो जो सरप्लस वाला पैसा नजर आ रहा था ना, वो मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे दे दिए। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हमने कुछ एडिशनल टैक्स ऐड नहीं किया है। तो जब कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया जाता है, कहीं पे टैक्स कट किया जाता है, कोई टैक्स में रिबेट दिया जाता है, तो उसी को लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन वाली बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खुश रहें और अगली बार उनको वोट दें, जो कि इसमें नजर आ रहा है। मगर इसमें कोई गलत बात भी नहीं है ना, क्योंकि आपको सरकार भी चलानी होती है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा सरकार चलाया, कोई रिबेट नहीं दे रहे हो, सारी चीजें एकदम सड़क रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा रहे हो, पब्लिक का कुछ डायरेक्ट फायदा नहीं होता है, तो पब्लिक आपकी सरकार गिरा सकती है, क्योंकि वहां पे लोगों को डायरेक्ट फायदा दिखता है कि हाँ यहाँ पे ये सरकार आने के बाद हमारा ये डायरेक्ट फायदा हुआ है। तो देखते होंगे ना, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम आपका बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, वो सब यही सारी चीजें हैं। कोई किसी को फ्री नहीं देता है, ये सारा आपका पैसा है, आपने जो दिया है वही कलेक्ट हुआ है, उसी में से देना है, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। पर सरकारों को देखोगे कि जब उनका स्टेटमेंट आता है तो ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, हमारा पैसा हम ही को देके ऐसा लगता है एहसान कर, और अपने खुद उसी में से कमीशन भी खाते हैं, खुद की सैलरी भी लेते हैं, दूसरे लोग भी सैलरी लेते हैं, बट वो खुद भी लेते हैं। बट ऐसा नजर आता है कि हमारी सरकार आएगी तो आपके ऊपर इतना खर्च कर देंगे, आपका ही पैसा होता है, तो इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और अगर मेजर एलोकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट खूब पैसा दे रही है एजुकेशन सेक्टर को, 21.36% बहुत पैसा होता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो 3% से लेकर 6% में गवर्नमेंट अटकी रहती है। उतना पैसा अपने जीडीपी का खर्च कर दें वही बहुत है, बट खूब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब यहाँ पे ये मेजर एलोकेशन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। में भी कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने कितना एलोकेशन दिया है, स्पेशली जैसे हेल्थ को गवर्नमेंट ने कितना दिया है, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोविड आया था तो थोड़ा न्यूज में था चीज़ें, तो इसलिए फार्मर्स को कितना दिया गया है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हैं वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी एलोकेशन है, ये सारा एलोकेशन मैंने मेंशन कर रखा है, सारा यहाँ पे नहीं है, बट जो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो एलोकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे ये वाला एलोकेशन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे 4,976 करोड़ रुपया है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनको दूध पिलाना होता है उनके ऊपर खर्च करेगी, उनको दाल तेल, मतलब किस तरीके से उनको मिनरल्स और प्रोटीन सप्लाई करें कि ताकि वो स्वस्थ रहें, उनका बच्चा स्वस्थ रहे, उसके ऊपर खर्च करने वाली है। उसी तरीके से सोशल जस्टिसमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सारा आप एक बार रीड आउट कर लेना, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्लाइमेट वाला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्लाइमेट पर भी बहुत चर्चा होती है और बड़ा ही फेवरेट है क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना, तो मे भी आपसे ये भी पूछ लें। और अगर डिटेल में आपको जानना है कि ये जो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन है इसमें से जो चीज़ें वो कहाँ कहाँ जाएंगी, तो उनका जो बजटरी स्पीच है पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना, उसमें दिया गया, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। यहाँ पे वो कुछ मेजर सेक्टर्स हैं, परसेंटेज में मेंशन किया गया है, तो ये परसेंटेज आप जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर कुछ बात करें भैया कि ठीक है वो सब तो डिपार्टमेंटल एलोकेशन हो गया, जो कॉमन मैन है उसको क्या क्या फायदा हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो किसान इन्वॉल्व हैं उनके लिए दिया गया है 213 करोड़ रुपया। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज में पैसे दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिलेगी, बेसिकली स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया है ना। ये जो सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी है ये फार्मर्स के लिए है, वाटर सप्लाई के लिए विलेज एरिया में है। ऐसा नहीं कि आप लाइट जला रहे हो वहां पे सब्सिडी दी जा रही है, ये पैसा स्पेसिफिक
फार्मर्स के लिए है और जो वाटर सप्लाई है उसके लिए है। 500 करोड़ रुपीस दिया जाएगा बेसिकली सीएम गौ माता पोषण योजना में। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये जो योजना है इसका नाम याद रख लेना। जहां कहीं भी ऐसी योजना मेंशन हो ना, वो योजना और उस योजना के लिए कितना अलॉटमेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि इस योजना में गवर्नमेंट ने कितना पैसे या कितना फंड एलोकेट किए हैं। जैसे ये मैं पहले आपको बताया कि 4000 करोड़ रुपया ऐसे वुमेन्स जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको दूध पिलाना है उनके ऊपर खर्च करेगी सरकार। 2.5 साल तक उनको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसे 1 kg तूर की दाल, 2 kg चना, 1 kg ऑयल, ये सब फ्री में उनको दिया जाएगा। कुछ जो हमारे यहाँ एल्डर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कुछ दिया जाएगा कि अपने बुढ़ापे में वो आराम से जी पाएँ। तो 1250 रुपये दिए जाएंगे अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है, आपके घर में कोई है आपकी तो कहाँ से होगी। 1000 रुपये दिए जाएंगे अगर आप 60 साल से ऊपर के हो, ताकि आप बेसिक एक्सपेंडिचर अपने कर पाओ। बहुत ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जिनके घर परिवार वाले उनको नहीं मानते हैं, तो उनको सरकार ही सहारा होती है, क्योंकि अपने यंग टाइम में उन्होंने भी कमाए होंगे, सरकार को टैक्स दिए होंगे, डायरेक्ट मान लो ना भी दिए होंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स तो दिए होंगे। तो सरकार का दायित्व बनता है कि जब वो नहीं कमा पा रहे हैं तो जो लोग कमा पा रहे हैं उनसे पैसे लेके कुछ उनको दे। चलिए भाई, रिडक्शन की बात करें तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि कुछ वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्सेस रिड्यूस कर दिए गए हैं आपके पेट्रोल और डीजल में। तो देखिए साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इलेक्टोरल बजट है। अब बुरा मत मान जाना अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी गवर्नमेंट होती तो भी यही काम करती ना, तो आप इसको पॉलिटिकल नजर से मत देखो। तो यहां पे गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है 4.5% और 7.5% पेट्रोल और डीजल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो 7 रुपीज पर लीटर का रिडक्शन हो जाएगा आपके पेट्रोल डीजल पे। गुजरात गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम 22 लाख रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जिसमें से कि 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स होंगी। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, बट ये कहा गया है कि आगे आने वाले 5 साल में करेंगे ना। ऐसा मत समझ लेना कि 2 लाख अभी बस इलेक्शन से पहले आ जाएगा, नहीं, ये पूरे 5 साल का उनका प्लान है। मतलब उनका कहना है हमको वोट दो, दोबारा हमारा सरकार बनेगी तो हम 2 लाख एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे। उनका ये भी क्लेम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1 लाख हमने लास्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट जॉब दिए हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट जॉब आएगी तो आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको फ्री वाईफाई भी देंगे, ताकि आप पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ। फिर जो लोग पीएचडी स्कॉलर हैं उनको कुछ असिस्टेंस दिया जाएगा। 1 लाख रुपए के आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला जाएगा। ऐसे ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि 4000 विलेज में वाईफाई लगाया जाएगा। मे बी ये भी आपसे पूछ ले, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले आपसे। खैर, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला है गुजरात बजट एस्टिमेट 2022-23 डेमोन्स्ट्रेट अ रेवेन्यू सरप्लस। कितना रेवेन्यू सरप्लस था भाई वहां पे? तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, दैट इज 1005 करोड़ रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन है, इन बजटरी स्पीच गुजरात फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन जीडीपी। स्टेट की जो जीडीपी है उसमें कितना ग्रोथ उन्होंने कहा है कि होना चाहिए या होगा। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है, तो 13% कहा था। कहा कि कोविड के बाद भी हम 13% के रेट से बढ़ेंगे। लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा था, 17% के आसपास था शायद 21-22 का। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है गुजरात का, एज आप देख पाओगे जो डेटा बता रहे हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट है जो गुजरात बजटरी आउटले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 टोटल कितना का बजट था? तो वो था 2,43,965 करोड़ रुपीज का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल बजटरी एलोकेशन फॉर द एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट कितना है? 21% के अराउंड है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 5 है, रिडक्शन इन द वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द पेट्रोल एंड डीजल इज रिस्पेक्टिवली। तो कितना हुआ है भाई? 4%, मतलब 4.5 एंड 7.5 ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, अगर ज्यादा पसंद आ गई हो तो किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।